नमस्कार। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात में मैं प्रेम कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का मिशन दिल्ली प्लान क्या है? मिशन दिल्ली पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे सब उतर रहे हैं। 27 जनवरी से सब आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली की सियासत में जो बातें घटित हो रही हैं उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली की सियासत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। वो परिवर्तन ये था कि पहले कांग्रेस बीजेपी न आ जाए इसलिए सशंकित होकर संकोच में चुनाव लड़ती थी और आम आदमी पार्टी आ जाती थी। अब स्थिति बदल गई है। कहीं कांग्रेस सत्ता में ना आ जाए इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए सरेंडर करती हुई, उनके लिए रास्ते बनाती हुई नजर आ रही है। ये बात आपको चौंका सकती है, चौंकने वाली भी है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 20-20 राज्यों में जिसकी सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, वो पार्टी किसी एक पार्टी के लिए रास्ते बनाते क्यों दिखेगी? वो संघर्ष करेगी। लेकिन इसका समांतर पहलू यह है कि कांग्रेस पार्टी का इमरजेंस बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को तो सत्ता में आने देखना चाहती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को दूसरे नंबर पर भी देखना नहीं चाहती। और इसके लिए जो लक्षण है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब पहले तो हमने कई बातें की हैं, मैं दोहराऊंगा भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रकरण को देखिए। आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों थमा दिया अरविंद केजरीवाल को कैच? एक पॉइंट इस पर हम बात करेंगे। दूसरा बिंदु अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था को वापस लेने वाला है। पंजाब से जो उनको सुरक्षा मिली हुई थी, जो अरविंद केजरीवाल ने ली थी, सही और गलत को लेकर आपके हमारे अलग अलग विचार भी हो सकते हैं और एक भी मिल सकते हैं। ठीक है, प्रश्न तो उठेंगे कि दोहरी सुरक्षा दिल्ली की भी और पंजाब की हो, लेकिन ये सुरक्षा हटाई गई है। जब दी गई थी तब तो किसी ने आपत्ति नहीं की। आज तब हटाई गई है जब अरविंद केजरीवाल पर वो सो कॉल्ड हमले भी हो रहे हैं। ये भी एक सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे, इसके भी राजनीतिक पहलू पर बात करेंगे। और इन बातों पर भी बात करना जरूरी है कि क्या जो बात बताई, फैलाई, समझाई जा रही है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, मन से नहीं लड़ रही है, राहुल गांधी बीमार हो गए तो खड़गे क्यों नहीं है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं है, इन सवालों का भी हम जवाब आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, ये सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये सवाल पूछा गया सुप्रिया श्रीनेत जी से। आज सबने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के तमाम नेताओं को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने नेतृत्व किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने ये सवाल पूछे तो उनका क्या जवाब था वो सुन लीजिए, फिर मैं अपना मंतव्य दूंगा उसके मायने क्या है और तमाम स्टार प्रचारक हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल है कि कांग्रेस का जो आला कमान कहा जाता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की तबीयत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मैदान में नहीं उतरना ये सवाल खड़े करता है कहीं कांग्रेस आला कमान बैकफुट पे तो नहीं है। किस बारे में बैकफुट में रहेंगे हम? खुलकर प्रचार करने में अब तक स्टार्ट भी नहीं किया। प्रियंका जी ने और खड़गे जी मैदान में आए ही नहीं। प्रियंका जी कोई छोटी सी नेता नहीं है।
प्रियंका जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष हैं, और जब चुनाव अभी तूल पकड़ेगा, जब चुनाव मोमेंटम पकड़ेगा, जरूर उनकी सभाएं की रैली लगाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप गन पाउडर देखकर खर्चा करते हैं। आप छोटी सभाओं में अपने दूसरे स्टार प्रचारकों को बेचते हैं, आप दूसरे फोकस ग्रुप्स में किसी और को भेजते हैं, आप प्रियंका जी, अध्यक्ष जी या राहुल जी का इस्तेमाल बड़ी रैलीज में करते हैं। मुझे लगता है कि इतना फ्रीडम तो कांग्रेस को आपको देना पड़ेगा कि हम। तो आप सुन रहे थे कि सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपनी बात बताई कि हमारी बड़ी नेता हैं और हम कब और कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे वो फ्रीडम हमें चाहिए। लेकिन यहां थोड़ी बात को और मजबूती से समझें कि बीजेपी ने भी तो एक रणनीति बनाई है। क्या रोज रोज प्रधानमंत्री की सभा हो रही हो गई, 2 सभाएं हो गई। अमित शाह की सभाएं, निश्चित रूप से कुछ अंतराल के बाद में उनकी भी 2 सभाएं हुई। अब योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक नीति के तहत हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी रोज सभाएं कर रहे हैं। रोज सभाएं अगर कोई कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनके लिए दिल्ली ही सब कुछ है, वो दिल्ली के सीएम रहे, वो उनके दिल्ली को सरकार उनको बचानी है, बहुत तरह से उनको कैसी राजनीति करे। वो अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ करके किसी दूसरे नेता का इस तरीके से रैलियों का प्लान नहीं है। इधर कांग्रेस में भी एक प्लान रहा कि राहुल गांधी की ऐसे हम रैली करेंगे, उसमें 4 सभाओं में सिर्फ 1 सभाएं हो पाई, 3 में वो बीमार रहे, नहीं हो पाई। उसके बाद भी उनकी सभाएं हैं लगी हुई। अब बीमारी के बाद में अब फिर से नए सिरे से देखा जाएगा। अब है कि इस बीच में प्रियंका गांधी क्यों नहीं उतरी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं उतरे, ये प्रश्न उठता है। लेकिन हम पहले भी कह चुके कि जब रणनीति बनती है तो एक नेता अगर बीमार है और आखिरी समय में नहीं आ पा रहा है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट होकर के प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे। ये पैटर्न ही नहीं है। ये है कि अब जब पता चल गया बीमार है और हफ्ते भर नहीं आएंगे, 4-5 दिन नहीं आएंगे, तब इस बीच एक वैकल्पिक तैयारी हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन पहले से जो प्लानिंग है उसके तहत प्रियंका गांधी का बाद में इस्तेमाल करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनिंदा सीटों पर इस्तेमाल करना है, आखिरी समय में इस्तेमाल करना है, ये सारी नीति रणनीति बनी हुई है। उसमें एक डिस्टरबेंस आया राहुल गांधी के रूप में। सवाल उठेगा भी कि क्या कांग्रेस वो झूठ मूठ का तो बीमार नहीं पड़ गए। जो लोग ये मानते हो कि वो झूठ मूठ के बीमार पड़ गए हो तो वो निश्चित रूप से मानेंगे कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं कि राहुल गांधी झूठ मूठ का बीमार करना पड़ना, नाटक करना, ये सब चीजों में राहुल गांधी को कभी भरोसा रहा नहीं। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से बीमार हैं, इस बात को मान करके हम चले और तब हम कैसे देखते हैं उसको देखने की जरूरत है। क्या कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं? ऐसा कतई नहीं है, बल्कि कांग्रेस तो और एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए आक्रामक चुनाव प्रचार के साथ सामने आ रही है। जैसे आज की ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से स्वरूप दिया गया, आपको हम एक दृश्य दिखाएंगे, उससे पता चलता है पूर्वांचली का मुद्दा कांग्रेस ने बहुत जोर से पकड़ा है। पूर्वांचलियों के बीच कांग्रेस बहुत बीच में जाकर के, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का पूर्वांचली के खिलाफ वाला भाषण हो, चाहे जेपी नड्डा जी के खिलाफ वाला भाषण हो, उन सबको जोड़ करके कि पूर्वांचली को आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपमानित कर रहे हैं, इस भाव के साथ कांग्रेस उतरी हुई है मैदान में। और उसका उदाहरण हम आपको इन तस्वीरों में देखते हैं। आज की तस्वीरें देखिए, देख
सुनने में बहुत कर्णप्रिय है, लेकिन हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं ये दृश्य दिखाते हुए कि ये इसमें पूर्वांचल हावी है और पूर्वांचल के मुद्दे को कांग्रेस अगर मजबूती से उठा रही है तो ये इस मुद्दे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों लपेटे में आती है। केजरीवाल भी पूर्वांचली के खिलाफ बोल चुके, जेपी नड्डा भी पूर्वांचली के खिलाफ बोल चुके, तो ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका है। देखिए सभी पूर्वांचली नेताओं का जमावड़ा आप देख सकते हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, सुप्रिया श्रीनेत भी हैं और बाकी जो नेता हैं अखिलेश सिंह भी हैं और दूसरे लोग भी पूर्वांचल से जुड़े हुए नेता हैं। तो ये कहीं भी नहीं दिखता है कि कांग्रेस के लीडरशिप ने घुटने टेके हैं, ये दिख रहा है कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली वो प्रचार करते हुए नजर आते हैं। हम इसी में आपको देखिए पूर्वांचली के बीच में लोगों की फीलिंग क्या है, इसको हम एक बाइट के जरिए भी बताते हैं, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। और वो बाइट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान खींचने वाला है। पूर्वांचल को बदनाम कर रहा है हम कौन? ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो हम लोग इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे और जो शीला दीक्षित के समय में जो काम हुआ है, जो अभी तक उतना ही काम हुआ है दिल्ली में, वो फिर से काम हम लोग देखना चाहेंगे। नाराज क्यों हैं आप लोग बीजेपी और केजरीवाल से? देखिए हम पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल के लिए वो लोग समझते हैं कि गरीब है, गुरबा है और उनको ये नहीं पता है कि ऑफिस खोलने वाले से लेकर के प्रधानमंत्री के साथ बैठने वाला भी पूर्वांचल का ही लोग हैं। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो लोग समझते हैं वोट बैंक है, ये तो मेरे साथ आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गलती किए, आम आदमी के साथ चले गए थे, अब हम लोग फिर से कांग्रेस को लाएंगे और कांग्रेस के साथ हम लोग रहेंगे। बीजेपी से उम्मीद नहीं है? नहीं, बीजेपी का तो देख चुके हैं, वो तो एमसीडी में भी देख लिया, वो उसको गाली देते थे, उसको गाली देते थे, तो इसलिए बीजेपी को यहाँ नहीं चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में कांग्रेस की पूरी सरकार चाहिए और पूरे 5 साल के लिए चाहिए। आप तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इसलिए एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप पूर्वांचली भी ठहरे, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं दरभंगा। दरभंगा से। कांग्रेस पार्टी ऐलान कर रही है कि हम सत्ता में आ गए तो पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, ये वाजिब बात लगती है? बना पाएंगे? बिल्कुल, अभी तक जो भारत में दिया है वो तो कांग्रेस ने ही दिया है, दूसरे तो सिर्फ उस पर मसाला लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ही करेगी। तो आप सुन रहे थे, ये बाइट हमने इसलिए दिखाई कि ऐसा है कि सड़क पर बातें हैं, जो मुद्दा है भावना है और उसको कांग्रेस पकड़ रही है, ये आम रिएक्शंस भी है। हो सकता है कि जो बाइट दे रहा हो वो कांग्रेस समर्थक हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस समर्थक आम आदमी है, कोई नेता नहीं है। तो जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होगी, कमजोरी से लड़ रही होगी, तो आम आदमी इस तरीके से बात करता हुआ नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और अब ये देखिए कि थोड़ी इससे डिफरेंट बात पर हम आते हैं कि हो क्या रहा है दिल्ली में। दिल्ली में मैं कह रहा हूं कि 2 घटनाओं पर, ताजा घटनाओं पर गौर कीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया, बहुत लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा भाषण नहीं दिया जैसा अरविंद केजरीवाल उनकी बात को उड़ा ले गए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सभा में कानून व्यवस्था पर बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल बोला। वो अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधार लिए हैं, ऐसा उन्होंने बड़े डंके की चोट पर कहा। तो दिल्ली में आकर के आप उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करेंगे तो दिल्ली के कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? यानी अरविंद केजरीवाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने उछाल करके एक कैच मारा कि लो लपक लो। उन्होंने एक मुद्दा उठा करके दिया कि लो लपक लो, और अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को लपक लिया। अब लपक लिया तो देखिए मैं अरविंद केजरीवाल कैसे लपका उन्होंने, वो हम आपको सुनाते हैं, फिर इस बात पर आते हैं। योगी जी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी प्रश्न उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है।
योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून। ये अपना अंदाज है अरविंद केजरीवाल का कैच पकड़ने का। वो जो कैच नहीं होता है उसको भी शानदार कैच में बदल देते हैं, क्रिकेट की भाषा में बोल रहा हूं। तो योगी आदित्यनाथ ने तो कैच दिया, अब इसके पीछे क्या योगी आदित्यनाथ ने यूं ही बोल दिया, यूं ही कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया? और निश्चित रूप से मेरी आंखें जो देख रही हैं, मैं जो देख पा रहा हूं, वो वही कि भारतीय जनता पार्टी लड़ते झगड़ते नूरा कुश्ती करते हुए आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा खड़ी हुई है। बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कांग्रेस के इमरजेंस को रोकना। कांग्रेस का उभार न हो, कांग्रेस सत्ता के करीब न पहुंचे, सत्ता में न पहुंचे, अपोजिशन न हो जाए, इसकी चिंता कांग्रेस बीजेपी को दुबली किए जा रही है। इस चिंता में बीजेपी के नेता दुबले हुए जा रहे हैं और अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत आम आदमी पार्टी को मदद करने वाली है। यहां थोड़ा और ठहर कर हम आपको बताएं कि जो सिक्योरिटी का इश्यू है, अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी और जो एक मुख्यमंत्री को होती है वो कंटिन्यू थी, और उसके बाद उन्होंने पंजाब की सुरक्षा ली। ये खबर भी हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जान का डर, हमले का डर, इस तरह की खबर आई थी। मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता कि ये डर कितना वास्तविक है, अवास्तविक है। इस पर चर्चा करना मेरे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी भी नहीं है। इसको समझे, जिनको जो सिक्योरिटी देते हैं, जान पर किसी को खतरा है किन्हीं भी नेता को, तो उसके लिए सुरक्षा देना एजेंसियों का काम और सरकार का काम होता है, होना चाहिए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर बीते दिनों, अभी इस एक हफ्ते के भीतर 2 बार हमले हुए हैं। और दोनों बार हमले का कि किस किस्म से हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सभा या कार्यक्रम चल रहा है, उसके बीच से बीजेपी के प्रोसेशन को निकलने के लिए दिया जाता है। आमतौर पर पुलिस उसको डाइवर्ट करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस डाइवर्ट नहीं करती, कहती है आ जाओ, बगल से गुजर जाओ। और इसी में ये हमले हुए। तो ये कैसी सिक्योरिटी है कि डबल सिक्योरिटी रहते हुए, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और पंजाब की सिक्योरिटी, 2 सिक्योरिटी रहते हुए अरविंद केजरीवाल पर हफ्ते में 2 हमले हो गए, 4 दिन के भीतर 2 हमले हो गए। इन हमलों को भी मैंने पहले भी बताया कि ये, फिर से दोहराता हूं, पिछले एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि ये हमले वास्तव में खरोंच पहुंचाने वाले भी हमले नहीं थे। फिर भी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध तो थी, मगर राजनीति में इसको हमला बोला जाएगा। हमला है, सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी है। तो ये सेंधमारी कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के नेता चित्र दिखा करके प्रवेश वर्मा के साथ हमलावर की फोटो दिखा कर बता रहे हैं कि देखो ये हमलावर प्रवेश वर्मा का करीबी है और अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहा है। यानी बीजेपी एक ऐसा हमला अपने लोगों से करवा रही है जिससे अरविंद केजरीवाल को कोई खरोंच ना आए, लेकिन मुद्दा बन जाए।
अरविंद केजरीवाल के लिए सहानुभूति पैदा हो जाए, ये बात अपनी जगह थी। लेकिन अब आज क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली जाती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई कि पंजाब पुलिस दिल्ली में आकर के अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा व्यवस्था ना दे। पंजाब पुलिस ने उस सुरक्षा व्यवस्था को वापस ले लिया। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, बहुत बड़ा प्रश्न, कि जब हमले हो रहे हैं तो सुरक्षा कम क्यों होगी? जब हमले हो रहे हैं तो उस दौरान सुरक्षा कम क्यों होगी? सुरक्षा तो बढ़ाई जानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमले भी राजनीतिक हैं, सुरक्षा व्यवस्था हटाना भी राजनीतिक है। सुरक्षा व्यवस्था हटाओ तो अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति पैदा हो। ये क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को ये बातें मालूम नहीं है? आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नहीं, आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा आकलन कर रहे हैं, तो मेरी बात मत मानिए। आप खुद से प्रश्न कीजिए, क्या बीजेपी के नेताओं को ये पता नहीं है कि हमला अगर अरविंद केजरीवाल पर होगा तो सहानुभूति अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, आम आदमी पार्टी को राजनीतिक फायदा होगा, चुनावी रूप से बीजेपी का नुकसान होगा अगर हमलावर बीजेपी के नेता के साथ चित्र में नजर आते हैं। ये बातें बीजेपी को नहीं मालूम है क्या? मालूम है, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं, होने दी जा रही हैं। क्या बीजेपी को ये नहीं मालूम कि चुनाव के दौरान जब ये हमले हो रहे हैं और इस दौरान हम सिक्योरिटी को खींच ले, वापस ले लें, तो अरविंद केजरीवाल इसको मुद्दा बनाएंगे कि हमारी जान को खतरा है, आप क्या हमें जान मारना चाहते हैं? तो आम लोगों की सहानुभूति उनके लिए होगी। तो क्या ये बात बीजेपी नेताओं को नहीं मालूम है? मालूम है, फिर भी ये किया जा रहा है। यहीं पर हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, उन चीजों को देखिए जो आमतौर पर देख नहीं रहा है। दिखता तो कुछ और है लेकिन अंदर खाने बात कुछ और होती है। राजनीति इसी को कहते हैं। तो ये राजनीति बिल्कुल दिल्ली की बदल चुकी है। कांग्रेस के चुनाव मैदान में उतरने के बाद, कांग्रेस के मजबूती से चुनाव मैदान में खड़ा होने के संकल्प और उस राह पर आगे बढ़ जाने के बाद दिल्ली के चुनाव में ये बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है कि बीजेपी अब अपनी जीत के लिए चुनाव मैदान में नहीं है। वो किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर ना हो इसके लिए प्रयास कर रही है। किसी तरीके से कांग्रेस मजबूती से उभर कर ना आ जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार को खतरा न बन जाए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट बीजेपी न बन के कांग्रेस न बन जाए, इसलिए बीजेपी डर गई है और वो एक नए प्लान के साथ मैदान में उतर गई है। ये बातें मैं बता रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, और जाहिर बात है कि कुछ इस बारे में तरह तरह के सवाल भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं। एक प्रश्न हमने देखा था, पता नहीं खोज पाया कि नहीं, नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस को थोड़ा सा साथ सीनियर लीडर का मिल जाए तो संदीप दीक्षित, आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही ध्वस्त हो जाएगी, यानी संदीप दीक्षित ध्वस्त कर देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। और इससे ये मतलब निकलता है कि सीनियर लीडर का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात उड़ाई यही है कि भाई बड़े नेता कांग्रेस के कहां हैं, वो चुनाव प्रचार से दूर क्यों हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चुनाव प्रचार से दूर है, वो चुनाव प्रचार में हैं, बड़े नेता भी हैं। क्या सचिन पायलट को आप छोटा नेता मानते हैं? पप्पू यादव को क्या ऐरा गहरा नेता मानते हैं? भूपेश बघेल को, अशोक गहलोत को, ये सारे लोग हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, ये सारे नेता हैं। अब शीर्ष नेतृत्व, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब तो 27 तारीख का प्लान भी सामने आ गया है जिस पर भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सचिन पायलट का दिखाते हैं कि वो आज भी सभा में नहीं।
मैं माजीपुर की जनता से अपील करता हूं कि अगर अपने बच्चों, ये मैंने इसलिए दिखाया, ये मादीपुर दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र है, वहां का ये दृश्य है जिसमें सचिन पायलट बैठे हुए आए हुए। अब सचिन पायलट है, ये टीवी में आपको नहीं दिखेगा, टीवी वाले नहीं दिखाएंगे। टीवी वाले तो यही कहते हैं कि कांग्रेस का कोई लीडर मैदान में ही नहीं, तो वो लोग केवल राहुल गांधी की रैली कवर करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की रैली कवर करना मजबूरी है, बाकी नेताओं की वो नहीं करते। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार नहीं कर रही है, कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है, कांग्रेस के नेता चुनाव मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है। और इस बात को बहुत सारे, हम तो देख रहे थे कि बहुत सारे पत्रकार विश्लेषक जो इस रूप में मैदान में आते हैं, बोलते हैं कि मानो जैसे कि वो इंडिया गठबंधन को जीता या हराने की क्षमता रखते हो। वो कहेंगे तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, वो कहेंगे तो इंडिया गठबंधन हार जाएगा। ऐसे भी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होते हैं। कोई भी विश्लेषक, कोई भी पत्रकार, कोई भी यूट्यूबर इस अगर मुगालते में है कि वो किसी पार्टी को हरा और जिता सकती है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम तो ये भी देख रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में ध्रुव राठी चुनाव मैदान में भी उतरेगा। वो राजनीति की दिशा में बढ़ रहा है, उसको राजनीति करनी है। तो ध्रुव राठी को ये भान हो जाए कि उसके सारे फॉलोअर्स उसके पॉलिटिकल भी फॉलोअर्स हैं, तो ये उनका भ्रम होगा। यूट्यूब पर एक सही खबर के लिए, एक व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लोग जुड़ते हैं किसी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी राजनीतिक सोच, उसके राजनीतिक कार्यक्रम, उसके भविष्य में लिए जाने वाले फैसले, उन सब के साथ उनके यूट्यूब से जुड़े हुए लोग उनके साथ हो जाएंगे। तब तो यूट्यूबर ही पूरे देश में सांसद रहे, एमएलए रहे, बाकी किसी की जरूरत ही ना रहे। खैर, विषय अंतर होगा। मैं थोड़ा सा वापस आता हूं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे विश्लेषक, पत्रकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है चुनाव में लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस दरअसल एक ऐसी रणनीति पे चल रही है कि इंडिया गठबंधन टूटे नहीं, और इसलिए राहुल गांधी का बीमार होना रणनीतिक है, और चलिए रणनीतिक नहीं भी है तो वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक तरह से राजनीतिक विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसमें तंगी ऐसी सोच में नजर आती है। तंगी है एक पूरी पार्टी को जो शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसने घुटने टेक दिए हैं। तो आप उस पार्टी के पॉलिटिकल जो भी हैं, लेकिन उस पार्टी के साथ में तो आप बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं ना, बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं कि बैठ गए। लेकिन बैठ नहीं गए, रणनीतिक है तो उसको साबित कीजिए, साबित कीजिए, तर्क दीजिए। क्या आप बोलेंगे राहुल गांधी बीमार नहीं है? मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी हो गई जो आम आदमी पार्टी को फेवर करने वाली है, उसको देखिए। मैं तर्क दे रहा हूं, मैं सीधे बात नहीं कह रहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिल गए हैं, ऐसी बात मैं नहीं कह। बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए, उनका राजनीतिक हित क्या है कि कांग्रेस अगर बढ़ गई दिल्ली के चुनाव में तो ये मैसेज पूरे देश में जाएगा, और दिल्ली से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, दिल्ली से कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी, ऐसा मैसेज जाएगा। ये मैसेज बीजेपी की राजनीति के लिए खतरनाक है। इस वजह से बीजेपी अपनी इस राजनीति की सुरक्षा के लिए वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी भले जीत जाए, कांग्रेस नहीं जीतना चाहिए। ये उनकी रणनीति है, और वो रणनीति हमें साफ साफ दिखती है। योगी आदित्यनाथ छोटे नेता थोड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको कानून व्यवस्था का मुद्दा दिल्ली में आके उठाने कौन बोला? वो नहीं जानते क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था उठाने का मतलब सीधे अमित शाह पर हमले करना है, अमित शाह पर चोट करना, और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। तो बीजेपी को जिताने आए हैं कि बीजेपी को नुकसान कराने आए हैं? ये सवाल उठ रहे हैं, और बिल्कुल सवाल उठेंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और आप देखिए,
एक प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं, बहुत सही उन्होंने ध्यान दिलाया है कि प्रेम सर कन्हैया जी, इमरान जी का वीडियो दिखाइए, कितनी भीड़ है। मैंने एक दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी का दिखाया भी था, लेकिन चलिए, मैंने तैयारी नहीं की है दिखाने की। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी हो, कन्हैया कुमार हो, इनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, कोई दिल्ली से बाहर की भीड़ थोड़े है, दिल्ली की भीड़ है। क्या कांग्रेस की सभाओं में इससे पहले के चुनाव में इतनी भीड़ जुटती थी? नहीं जुटती थी, तभी तो कांग्रेस शून्य पर थी। लेकिन आज ये इतनी भीड़ जुट रही है। जुट रही है तो क्यों? क्योंकि एक आम परसेप्शन है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासत एक जैसी है, दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों जनता से झूठे वादे करते हैं। तो इसलिए अब शीला दीक्षित वाला कार्यकाल जो है वही हमारे लिए अच्छा था, और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना जरूरी है। अब ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं, यही तो राजनीति का बड़ा प्रश्न है। दिल्ली के चुनाव नतीजे का क्या आएंगे, इसका सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या जनता जो फील कर रही है उस फीलिंग के हिसाब से कांग्रेस को वोट देगी। तो जब फील कर रही तो वोट क्यों नहीं देगी? नहीं देगी तब जब उसको लगेगा कि कांग्रेस चुनाव मन से नहीं लड़ रही है। और ये समझाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो लगे ही हैं, वो लोग भी लगे हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, जो या हैं, वो लोग भी लगे हैं जो इंडिया गठबंधन में के लिए बोलते और उनके पक्ष में अपनी बात रखते रहे हैं। तो इससे ये भ्रम पैदा होता है। अब इस भ्रम को काटने की जरूरत है, इस भ्रम को काटने की जरूरत है। ये भ्रम कैसे काटेगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है। मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया को लेता हूं। जैसे महेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, आई सैल्यूट यू प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डांग जी लिख रहे हैं, लेकिन प्रेम सर ये सब बाहरी नेता हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सचिन पायलट बाहरी नेता आप बोल देंगे, बाहरी होते हुए भी उनका इस इलाके के वोटरों पर प्रभाव है। आप सचिन पायलट को कहीं भी सभा करें, उत्तर प्रदेश में भी करते हैं तो पूरा गुर्जर समुदाय उनके साथ होता है, युवा होते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, हरियाणा में भी करते हैं, तब भी उनकी सभाओं में भीड़ होती है। कन्हैया कुमार को आप बाहरी नेता नहीं बोल सकते। कन्हैया कुमार दिल्ली में दो बार दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली की जेएनयू की पॉलिटिक्स से राजनीति में आए हैं, इसलिए सबको आप इस तरह से नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, बाकी कुछ नेताओं को बोल भी सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के लिए जितने बाहरी हैं उतने ही बाहरी वो नेता भी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बाहरी और भीतरी नहीं बोल सकते। योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो उत्तर प्रदेश से भी बाहर है। वैसे सब नेता का नहीं होता है, लेकिन कुछ नेताओं का होता है। आगे देखिए, सौरभ सिंह जी लिख रहे हैं, प्रेम जी केसी वेणुगोपाल क्या राहुल को मिसगाइडेड कर रहे हैं? राहुल सडनली पीछे हट रहे हैं। सौरभ सिंह जी, केसी वेणुगोपाल के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के भीतर का ही एक गुट लगा हुआ होता है। केसी वेणुगोपाल दक्षिण से आते हैं और कांग्रेस का दक्षिण में ठीक ठाक प्रभाव और प्रेजेंस है, तो दक्षिण से कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का रहना जरूरी है और लंबे समय से हैं और विश्वसनीय है। लेकिन जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, जो कि चुनाव अपना नहीं जीत पाते कांग्रेस में रह के, फिर भी राज्यसभा पहुंच जाते हैं या राज्यसभा पहुंचने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को केसी वेणुगोपाल से डर लगता है। उनको लगता है कि मैं ही क्यों नहीं उस जगह पर हूं, मैं ही क्यों नहीं राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी के खासम खास रहूं। तो इस पॉलिटिक्स में हमें आपको क्यों पढ़ना चाहिए? ये अंदर की लड़ाई है, वो रहेगी। अब इसके लिए कुछ पत्रकार मुहिम चलाने लगते हैं, केसी वेणुगोपाल को अय्याश बोलने लगते हैं, तो वो दरअसल वास्तव में पूरी कांग्रेस पार्टी को अय्याश बोल रहे होते हैं, जिस जैसा बोलने का हक हमारा नहीं है। अय्याश अगर है, पूरी पार्टी की वो प्रवृत्ति है, तो हमें सबूत रखना चाहिए।
हम पत्रकार हैं, हमें सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहिए, सबूत रखना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर आचरण की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए इन बातों से हट जाइए कि कौन हिपोथेटिकल सवाल कि कौन किसको क्या बोलते हैं स्लीपर सेल है वगैरह वगैरह। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, प्रेम सर, अन्ना हजारे ने केजरीवाल इस में कल्प्रिट विच केम इन 2014 मोदी ऑन आरएसएस सपोर्टिंग देम। अब अन्ना हजारे को कल्प्रिट भी बता दीजिए विजय जी, तो क्या होने वाला है। अन्ना हजारे जी का जो व्यक्तित्व उस समय था, अब वो व्यक्तित्व में बहुत बड़ा डेंट लग चुका है। अब अन्ना हजारे आ भी जाएंगे तो भीड़ जुटती है क्या? नहीं जुटती है। कोई बाइट लेने वाला तक नहीं है, कोई मीडिया तक उनके पास नहीं जाता। जिनको इस्तेमाल करना था उन्होंने कर लिया, और ये सब जानते हैं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर डांग जी लिख रहे हैं, प्रेम सर, भीड़ तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी थी। तो डॉक्टर डांग साहब, भीड़ हरियाणा में थी तो क्या कांग्रेस को कितना, मेरे ख्याल से 9 या 11% वोट नहीं बढ़े थे? कांग्रेस के वोट परसेंट कहां से कहां बढ़े? ये तो सच है ना। भीड़ थी तो वोट परसेंट में दिखा। महाराष्ट्र में 75 लाख वोट 5 बजे के बाद से कैसे आ गए, इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। वो 75 लाख वोट का चमत्कार है, वरना ये परिणाम आते ही नहीं। तो हम इन प्रश्नों का जवाब तार्किक रूप से तो दे नहीं सकते ना। हम कहां से बेईमानी का जवाब, कोई तर्क तो होता नहीं कि हम दे। लेकिन भीड़ थी, जनता थी, कोई बनावटी भीड़ नहीं थी, और हमने उसको बताया था। आज भी बनावटी भीड़ नहीं। अब चुनाव परिणाम नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या आज मैं गलत बोल रहा हूं, गलत फील कर रहा हूं? आज जनता जुट रही है। भाई, राहुल गांधी की जितनी बड़ी सभा हुई, उतनी बड़ी सभा अभी तक किसी भी नेता ने करके नहीं दिखाई है। ये तो फैक्ट है। आयुष पटेल जी कह रहे हैं, भीड़ कोई जीत का पैमाना नहीं होता सर जी, हरियाणा चुनाव इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। इसका भी उत्तर मैंने दे दिया है। और डॉक्टर डांग जी लिख रहे हैं, पटेल जी, आपका और मेरा कमेंट एक जैसा है। मैंने दोनों ही का जवाब दिया है। प्रेम सर, केसी वेणुगोपाल राहुल को रोक रहा है क्या? नहीं, राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। आप कोई बीमार है तो इसमें क्या किया जा सकता? बीमार में भी देखिए, बीमारी कई तरह की, मान लीजिए पैर में चोट लग जाए तब सभा हो सकती है, लेकिन जब गला खराब हो जाए तो सभा कैसे होगी भाई? थोड़ा सा तो सोचिए। ऐसी बीमारी नहीं है कि ठीक ना हो, लेकिन गला खराब होने पर, इन्फेक्शन होने पर एक जो 3-4-5 दिन का समय लगता है वो तो लगेगा ही ना। उसको तो कोई टाल नहीं सकता। अगर 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, उस बारे में बात करना अभी तक बाकी रह गया था। और उस प्लान के तहत अब तीनों नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों नेता बाकी 27 के बाद, जो 27 को जोड़ लें तो 5 दिन इधर और 5 तारीख का चुनाव है, तो आप 3 तारीख तक ले लीजिए, 3 दिन उधर, 8 दिन का जो आखिरी समय बचेगा, उस 8 दिन में कांग्रेस, दिल्ली बहुत छोटी छोटा है, 70 विधानसभा का इलाका है। एक रैली कम से कम 10 विधानसभा को कवर कर लेती है। 3 नेता रोज अगर 3-3 रैली कर लें, 2-2 रैली कर लें तो पूरा कवर हो जाता है। इस बीच जो पार्टी है, पार्टी के कैडर और नेता हैं, वो अपनी जगहों पर बना के रखें खुद को, तो नेता आकर के एक नैरेटिव बिल्डअप करते हैं कि क्यों उनकी पार्टी को वोट दिया जाना चाहिए। उस काम में ये इनकी मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण होगी, चाहे रोड शो हो, चाहे सभा हो, चाहे आम मास से जुड़ने के जो अलग अलग तरीके राहुल गांधी ने निकाल रखे हैं, उस तरीके से जब वो जुटेंगे तो कांग्रेस उस परसेप्शन को कितना मजबूत कर पाएगी कि वो विकल्प बनकर के सामने है ना। बीजेपी विकल्प नहीं हो सकती और आम आदमी पार्टी को बदलना जरूरी है। इस बात के साथ जैसे कांग्रेस जितनी मजबूती से आ पाएगी, चुनाव परिणाम उसी हिसाब से तय होंगे, क्योंकि जनता तैयार है। जनता को तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस दिखाने की जरूरत है कांग्रेस को कि हम हैं, ईमानदारी से हैं और सत्ता बदलने के लिए मैदान में है। बस ये दिखाने और बताने की जरूरत है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली के वोटर्स का जो
कैरेक्टर है, वो वोटर का कैरेक्टर कांग्रेस को तब सूट करेगा जब कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखेगी। आम आदमी पार्टी में जो वोटर्स कांग्रेस के चले गए हैं, वो दलित वोटर्स हो, चाहे मुस्लिम वोटर्स हो, चाहे ओबीसी का एक बड़ा वर्ग हो, ये सारी चीजें जब कांग्रेस के पास आती हुई नजर आएंगी तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और जाहिर बात है कि कांग्रेस का वोटर दूसरे तबके में भी है, सवर्ण भी कांग्रेस के साथ दिखते हैं, और जब एक सिंक बनता है तो वो वोटर वापस आते हैं, वरना वो वोटर बीजेपी के पास रहेंगे, जो सवर्ण वोटर कांग्रेस के रहे को वोट देंगे। ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन एक चीज और मैं भूल रहा था, उसको थोड़ा विषय पे लाना जरूरी है। एक दिन पहले की बात है कि दिल्ली का अग्रवाल समाज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करता है। आप समझिए इस चीज को भी, अग्रवाल यानी बनिया समाज। और आज अरविंद केजरीवाल भाषण में कहते हैं कि मैं बनिया हूं, बनिया होने का एहसास कराते हैं, याद दिलाते हैं। तो ये बात वो बहुत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं, कल की बात कर रहा हूं। ये सिम्टम्स क्या है? तो व्यापारी वर्ग का वोट लेने का दावा तो नरेंद्र मोदी का भी होता है, व्यापारी वर्ग बीजेपी का बड़ा वोटर भी है। अब व्यापारी वर्ग अगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से आकर मिल रहा है तो ये संकेत क्या है? ये संकेत वही है जो मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इसके लिए सियासत को की दिशा मोड़ दी है। उन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी की जगह सरकार बनाएंगे ये वाली राजनीति को पीछे कर लिया है, क्योंकि इस कोशिश में हो क्या रहा है कि कांग्रेस बढ़ रही है। कांग्रेस को बढ़ते हुए बीजेपी देखना नहीं चाहती, वो चाहती है भले आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। इसमें मैंने कई बातें आपको गिनाई, और पहले की भी बातों को हम जोड़ लें, जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, तो आप सीक्वेंस में आप देखिए कि हमले करना, वो छद्म हमले करना ताकि अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति हो उनके लिए, उनके सुरक्षा व्यवस्था को हटाना ताकि अरविंद केजरीवाल की के प्रति सहानुभूति पैदा हो, अग्रवाल समाज का अरविंद केजरीवाल से मिलना बीजेपी के बिना इशारे के हो ही नहीं सकता। बीजेपी का इशारा है तभी अग्रवाल समाज जाकर के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बनिया हूं। ये यहाँ भी आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने की सियासत, और इस तरीके से और भी जो बातों को जब आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी किसी भी सूरत में कांग्रेस को नहीं बढ़ने देने के लिए सैक्रिफाइसिंग मूड में है फॉर आम आदमी पार्टी। ये वही स्थिति है जो अब तक कांग्रेस किया करती थी, आज कांग्रेस उनको मदद कर रही है, लेकिन एक झूठी लड़ाई लड़ते हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी आकर के ये बताते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था का उदाहरण रखते हुए एक तरह से कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना करके अरविंद केजरीवाल को पेश कर देते हैं कि लीजिए ये मुद्दा उठाइए। पूर्वांचली का मुद्दा उसी तरीके से है, और बाकी चीजें भी बीजेपी ने मुद्दे पड़ोस करके परोस दिया है वास्तव में आम आदमी पार्टी के लिए। ये लड़ाई उस दिशा में जा रही है, और कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है 27 तारीख से आप देख लेंगे, 8 दिन, अंतिम 8 दिन में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बिल्कुल उसके नैरेटिव बिल्डअप पर काम करेगी। चुनाव तो बदल चुका है, नैरेटिव बिल्डअप पर डिपेंड करता है कि ये चुनाव आगे कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस अपने फेवर में कर पाते हैं। ये चीज आगे मैं थोड़ा, मधु जी का सवाल, नागपाल जी का, प्रेम जी, कांग्रेस ऑफिस में शीला दीक्षित की फोटो लगाए। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने के भाषण में अभी उन्होंने ट्वीट भी किया था कुछ अपनी बात को, उन्होंने वो बोलना शुरू कर दिया राहुल गांधी ने कि शीला दीक्षित के कार्यकाल को लोग पसंद कर रहे हैं, शीला दीक्षित की समय वाली शासन को लाना चाहते हैं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो जाहिर बात है कि वो जो आप कह रहे हैं उस लाइन पर कांग्रेस ऑलरेडी चलना शुरू कर चुकी है।
आईएस पटेल जी लिखे हैं, भीड़ चुनाव आयोग से जवाब क्यों नहीं मांगती है? भीड़ कभी जवाब नहीं मांगती, जनता जवाब मांगती है। भीड़ की कोई दिशा नहीं होती। भीड़ तो बस में भी होती है, बस में छेड़खानी शरेआम होती है, भीड़ कभी नहीं रोक पाती। भीड़ मॉब लिंचिंग नहीं रोक पाती, क्योंकि भीड़ एक अलग चरित्र लिए हुए होती है। आप राजनीतिक रैली के लिए जुटे हुए लोगों को भीड़ न कहें तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो भीड़ अगर समर्थक बन जाए तब उसके परिणाम अलग होंगे। और आप नहीं, बल्कि आप सही भी कह रहे हैं कि वो भीड़ ही दरअसल होती है कि भीड़ कभी भी न्याय के साथ खड़ी नहीं होती, वो तमाशबीन होती है। जनता खड़ी होती है न्याय के साथ में, जो वोट करती है। जनता और भीड़ में बहुत फर्क है, इसको समझने की आवश्यकता है। रश्मि शर्मा जी का लिख रहे हैं कि सर, कांग्रेस को टारगेट कर जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हो वहां ईवीएम द्वारा हराया जाता है, ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जाए और लोगों की नजरों में राहुल गांधी को एक लूजर के रूप में पेश किया जाए। बिल्कुल सही बात, एकदम सटीक बात रश्मि शर्मा जी आपकी है। और ये बात सब लोग अब महसूस करने लगे हैं कि इस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। आईएस पटेल जी लिख रहे हैं, डॉक्टर डांग भाई, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कमेंट्स नहीं करते, चुपचाप सुनते हैं। और सौरभ जी अच्छा, एक मिनट, पटेल सर मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, सौरभ जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, कांग्रेस पार्टी को लंबा वेट करना होगा। लगता है जनता कांग्रेस को चांस देगी देर से। जो होगा वो हम लोग भी देखेंगे। आगे प्रतिक्रियाओं में आइए। विधि जी लिख रही हैं, अभी मेरी आईडी से किसी ने आकर कमेंट में के जी का नाम लिखा जानबूझकर। अच्छा, आगे आए। विधि जी लिख रही हैं, चलिए बात कुछ व्यक्तिगत टाइप से है। सौरभ सिंह लिख रहे हैं, प्रेम जी, कांग्रेस का प्राइम चला गया है, अब कांग्रेस को अपोजिशन का रोल लेना पड़ेगा, लंबे समय भी लग सकता है। चलिए, सबकी अपनी राय है, अपनी समझ है। मैं भी कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी कुछ बात बताने की का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरीके से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। कांग्रेस का वही रिपीट हो रही है। तो मैं आज की बातचीत को इसी नोट पर खत्म करने की इजाजत मांगता हूं। लेकिन उससे पहले एक और प्रतिक्रिया मैं सुनाता हूं, इसमें भी आपको कुछ अंदाजा लगेगा। ये भी आम लोगों की प्रतिक्रिया है। ओखला के हालात सुधार सकता है सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस दिल्ली को सुधार सकता है सिर्फ कांग्रेस। दिल्ली बना सकती है तो शीला दीक्षित या कांग्रेस। कोई भी इतनी बड़ी ओखला विधानसभा 10 साल में कोई न्यू स्कूल नहीं है। जो भी शीला दीक्षित कांग्रेस के बनाए हुए वो डेवलपमेंट करा है। कोई नया स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं है ओखला विधानसभा में 10 साल के अंदर। ओखला के अंदर ओखला जामिया नगर को एक दिल्ली गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पताल बनाने के लिए मंजूरी दी सिर्फ पेपरों में। आज तक उसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अभी 10 साल तो आप ही की सरकार थी, क्यों नहीं है? कांग्रेस ने क्या किया था यहाँ पे ओखला के लिए? कांग्रेस ने ओखला के लिए सारा पूरा ओखला बसाया हुआ कांग्रेस का है। ओखला को मजबूत करा तो कांग्रेस ने करा है। जोगाबाई स्कूल ले लीजिए, नूरनगर ले लीजिए, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पे स्कूल ले लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। ये मेट्रो कौन लाया ओखला के अंदर? कांग्रेस लाया। संदीप दीक्षित साहब यहाँ के एमपी थे, वो लेकर आए। यहाँ मेट्रो लाया तो कांग्रेस लेकर आई है ना, हमें तो कांग्रेस ने दी है। 10 साल तक फिर आप लोग क्या झांसे में आ गए थे आम आदमी पार्टी के? भाई झांसा तो हर कोई आ जाता, झांसे में फंस गए, उसके लिए हम माफी चाहते हैं जो हम भटक गए। हाँ, तो ये भी फीलिंग है, ये फीलिंग आम है और लोगों के बीच है। लेकिन राजनीति, आप लोग सही कह रहे हैं, न तो सिर्फ भीड़ का काम है, न तो सिर्फ प्रतिक्रियाओं से बात बनती है। राजनीति परसेप्शन बदलने से बनती है। क्या दिल्ली चुनाव का परसेप्शन कांग्रेस बदल पाई है? क्या जो भी बदलाव दिखा है उस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस मजबूती से उतरने जा रही है? इस पर सबकी नजर है। और हमने आपको जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 27 जनवरी से कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में आने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी। और इस बीच
सचिन पायलट और दूसरे तमाम नेता चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पूर्वांचलियों के बीच भी गतिविधि जारी है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अपने स्तर पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में सबसे आगे है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बीजेपी अब तक चुनावी विमर्श गढ़ने में नाकाम रही है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा पहले लाना चाहिए था, मैं उस पर चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा बोलते हुए मैं जाऊंगा, इस बातचीत को बंद करूंगा। वो ये कि बीजेपी पूरे चुनाव में कोई विमर्श नहीं गढ़ पाई। आखिर अरविंद केजरीवाल की जगह बीजेपी को जनता क्यों चुने, ये बात वो बता ही नहीं पाई है अब तक। कांग्रेस तो कम से कम ये बता रही है कि हमें शीला दीक्षित वाला कार्यकाल वापस लाना है। बीजेपी कुछ भी नहीं बता पा रही है। उसके पास न तो डबल इंजन की थ्योरी रह गई है, उनके पास न तो मोदी है तो मुमकिन है का नारा रह गया है, उनके पास न तो नफरती एजेंडा उनका पहले चला था न अब चल रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो नैरेटिव के मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही चुनाव मैदान में नजर आती है, नैरेटिव गढ़ने के मामले में। तो हमें दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप लाइक कीजिए यूट्यूब चैनल @प्रणाम इंडिया को, ट्विटर पर @AskThePremKumar को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।